गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम नगरीय भूगोल की इस कक्षा के अंदर ग्रीक एवं रोमन युग में जो यूरोप में नगरीय विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्राचीन का पढ़ा था, आज हम ग्रीक रोमन युग में विकास जो हुआ उसको पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। यूनानी नगर राज्यों के उपनिवेशीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप 8वीं शताब्दी तक एगियन प्रदेश में, ये जो एगियन प्रदेश है ये है ग्रीस और एनाटोलिया के मध्य की जो समुद्री भाग है उसको हम एगियन प्रदेश बोलते हैं और ये मुख्यतः भूमध्य सागर में ही है। ये जो काला सागर है, ब्लैक सी है, उसके निकट ही भूमध्य सागर के अंदर यह क्षेत्र देखने को मिलता है हमें ग्रीस के अंदर। एगियन प्रदेश में जिन नगरों का उदय हुआ उनमें प्रमुख हैं एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, मेगरा तथा बाइजेंटियम। ये कल मैं आपको बताया था कि सिटी स्टेट्स के रूप में जो स्थापित हुए थे इनमें यही प्रमुख थे। एक था एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, बाइजेंटियम और मेगेरा। लगभग इसी समय एट्रुस्कन लोगों ने वेई, पिज़ा तथा सियाना जैसे कई नगरों का विकास किया। ये नगर आपको याद रहने चाहिए, एट्रुस्कन, फिर वेई, पिज़ा। पिज़्ज़ा किस लिए प्रसिद्ध है? ये खाने वाला पिज़्ज़ा नहीं है। पिज़्ज़ा लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो झुकी हुई जो मीनार है उस वाला शहर से हो रहा है। और सिएना, जैसे कई नगरों का विकास हुआ। एथेंस अत्यंत प्राचीन नगरों में से एक है क्योंकि ईसा पूर्व 13वीं-14वीं शताब्दियों में इसकी जनसंख्या का अनुमान लगभग 25,000 लगाया गया है तथा 430 ईसा पूर्व में जब यह फारस के दो नगरों बेबीलोन और एकबटाना के बाद विश्व का संभवतः तीसरा बड़ा नगर था तथा जो उस समय अपने विकास के शिखर पर था। इसकी जनसंख्या का अनुमान लगभग 1.5 लाख है। जैसा कहा जा चुका है, यूनानी नगर राज्यों ने अपने उपनिवेशों का विस्तार 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इटली से प्रारंभ कर स्पेन, गौल तथा काला सागर के उत्तरी भागों तक किया और इन भागों में प्रथम नगरों को जन्म हुआ। ग्रीक युग के ही नगर सिराक्यूज और कार्थेज भी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के बड़े नगरों में थे। रोम साम्राज्य के उदय का सूत्रपात ईसा पूर्व 509 में इटली और सिसिली में एट्रुस्कन यूनानी लोगों के पराजय के फलस्वरूप हुआ और इसके बाद प्रथम बार नगर निर्माण का प्रसार आल्प्स के उत्तर रोम साम्राज्य के लोगों द्वारा शुरू किया गया। अब तक जो था वो हम देख रहे थे भूमध्य सागर के किनारे ग्रीस और रोम के अंदर ही देखने को मिल रहा था, लेकिन जब ग्रीक हारे और रोम साम्राज्य का विस्तार होने लगा तो इन्होंने आल्प्स पर्वतों के उत्तर की तरफ भी नगर बसाने शुरू किए। इन लोगों ने पश्चिमी यूरोप में राइन तथा इंग्लैंड के मैदानों एवं निम्न भागों तक, दक्षिणी यूरोप में तथा बाल्कान और डेन्यूब तक नज़दीकी पूर्व के बहुत से भागों में और मध्य यूरोप के भागों में भी नगर निर्माण का फैलाव कर दिया। दूसरी तरफ मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने अपने हेलेनिस्टिक साम्राज्य में यूनानियों को संगठित करके
पर्शियन साम्राज्य को मिलाते हुए पश्चिमी एशिया तक समीप के अधिकांश भागों को यूनानी व्यापार तथा उपनिवेशीकरण के लिए खोल दिया। सिकंदर के लघुकालीन साम्राज्य में जो यूनान नील घाटी सिंधु घाटी के त्रिभुज में फैला था, इन क्षेत्रों में बहुत से नगरों की स्थापना अपने अफसरों, व्यापारियों एवं अवकाश प्राप्त सैनिकों के उपनिवेश या बसाव के लिए सिकंदर के अधीन किया गया तथा पहले के प्राचीन नगर संपन्न अवस्था में पहुंच गए। जो अगर आप मानचित्र याद हो तो ये अगर ग्रीस है तो यहाँ पर आपका मिस्र देखने को मिलता है, बीच में भूमध्य सागर वाला इलाका है, और इधर आपका सिंधु घाटी भारत के हिस्से में। इसका अगर त्रिभुज बनाए तो इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के अंदर सिकंदर के क्षेत्र का विस्तार देखने को मिला, जिसमें नगर बसाने शुरू किए, फैलते के चले गए। सिकंदर के द्वारा स्थापित नगरों में मिस्र के भूमध्य सागरीय तट पर नील डेल्टा के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित सिकंदरिया, जिसको इंग्लिश में अलेक्जेंड्रिया, जो बहुत प्रसिद्ध नगर था, जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया, ये 332 ईसा पूर्व में स्थापित था। कुछ वर्षों के लिए यह विश्व का संभवतः प्रथम नगर बन गया था। 200 ईसा पूर्व में इसकी जनसंख्या का अनुमान लगभग 3 लाख का है और 100 ईसा पूर्व में क्षेत्रफल लगभग 2200 एकड़ था। सिकंदर के एक जनरल सेल्यूकस ने मेसोपोटामिया में सेलुकिया नामक नगर की स्थापना की, जो सिकंदरिया के समानांतर विकसित होता रहा और लगभग उतना ही बड़ा नगर था। ग्रीक रोम युग में लोहे के औजारों एवं शस्त्रों, वर्णमाला लेखन, सस्ते सिक्कों की व्यवस्था, बड़ी और सुधरी हुई समुद्री नावें, व्यवस्थित प्रशासन, औपनिवेशिक संस्थाएं एवं आवास, नई सड़कें और बंदरगाह, इन सभी तत्वों ने मिलकर व्यापार, प्रशासन, कृषि तंत्रों को काफ़ी प्रोत्साहन किया, जिसके साथ साथ कभी कारण तथा कभी परिणाम के रूप में नगरीय विकास काफ़ी तेज और व्यापक क्षेत्रों में हुआ। विशेषतः रोम काल में, जो यूरोप में नगरीय प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है। यूनान और रोम दोनों के साम्राज्यों में राज्य, उसका संगठन एवं प्रशासन और प्रदेश पूर्णतः नगर केंद्रित थे। पूर्व में प्रागैतिहासिक एवं प्राचीन नगरों की स्थितियां प्राय अंतर्देशीय थी, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य अपने साम्राज्य या क्षेत्र को पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण एवं बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन इन यूरोपीय नगरों की स्थितियां समुद्री व्यापार और उपनिवेशीकरण को दृष्टि में रखकर तय की जाती थी, क्योंकि उस टाइम जो रोम साम्राज्य था ये और ग्रीक साम्राज्य, ये इनमें विस्तारवादी नीति थी। तो ये नए नए देशों पर आक्रमण करके उनको अपने अधीन करके अपना आर्थिक संपन्नता ये ला रहे थे। तो इनके जो नावें थी वो काफ़ी विकसित थी, इनका नौसेना विकसित थी, इनकी जो थल सेना थी वो विकसित थी, और यंत्र तंत्र भी इनके पास काफ़ी थे। रोम प्रशासन ने संगठन, शासन एवं क्षेत्रों की जीत कर बढ़ाने तथा नए नगरों को बसाने की क्षमता अधिक थी। हेलेनिस्टिक साम्राज्य के पतन के बाद वास्तविक रोम साम्राज्य का विकास हुआ, जब धीरे धीरे हेलेनिस्टिक साम्राज्य मतलब जो हेलेन शहर के बसा हुआ था, ये ग्रीस का ही एक हम क्या कहें नगर राज्य था, सिटी स्टेट कहलाएगा। उसके जो पतन के बाद रोम साम्राज्य का एक तरीके से विकास हुआ। रोम प्रशासन की क्षमता के कारण ही इतिहास में पहली बार रोम जैसे विशाल राजधानी नगर के अतिरिक्त और भी कई बड़े नगरों का विकास हुआ। कई वर्षों में कुस्तुंतनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल तथा बाइजेंटाइन नगरों का विकास हुआ। ये सब टर्की के अंदर देखने को मिलते हैं। और टर्की की जो साम्राज्य था उसको हम वैसे इतिहास में बाइजेंटिन एम्पायर के रूप से ही जानते हैं। ये दोनों ही बड़े नगर थे। रोम काल में जन्मे कुछ अन्य बड़े प्रमुख नगरों थे लंदन, यॉर्क, ब्रसेल्स, पेरिस, उट्रेच, ग्रेनाडा, सेविले,
कोलोन, स्ट्रेसबर्ग, ब्रोडेक्स, वियना, बेलग्रेड तथा जाग्रेब। पेरिस की उत्पत्ति सीन नदी के बीच में स्थित एक टापू पर केंद्रित हुई। रोम काल में लंदन का क्षेत्रफल लगभग 300 एकड़ तथा आबादी 30,000 के आसपास थी। ये उस समय 30,000 की आबादी बहुत मायना रखती थी। चूंकि रोम साम्राज्य की अधिकांश शक्ति एवं संपदा राजधानी रोम ही केंद्रित थी, अतः रोम संभवतः 100 ईसा के आसपास विश्व का सबसे प्रमुख नगर के रूप में बन गया था। और जनसंख्या कम से कम 2 लाख के आसपास यहाँ पर थी। काफ़ी बड़ा शहर बना था ये। इसका क्षेत्रफल भी लगभग 3,263 एकड़ के आसपास था। और इसने निर्मित कर रखी थी अपने चारों तरफ एक दीवार जिसको ऑरेलियन दीवार बोलते हैं। और जो दीवार के बाहर जो क्षेत्र था वो लगभग 1,617 एकड़ क्षेत्र देखने को मिलता है। मम्फर्ड ने 315 ईसा के रोम का जो वर्णन लिखा है वह अत्यंत भव्य नगर का है। टाइबर नदी के मुहाने से लगभग 15 मील भीतर एक सीमांत रक्षा चौकी के रूप में नदी के किनारे की एक पहाड़ी पर बसाया गया। स्थान बाद में पड़ोस की 6 और पहाड़ियों पर फैलने के बाद 7 पहाड़ियों का नगर कहा गया। रोम की जो बसावट थी वो पहले एक पहाड़ी से शुरू हुई थी, लेकिन उसकी बसावट फैलती चली गई क्योंकि जैसे जैसे संपन्नता आती गई क्षेत्र इसका फैलता गया और ये 7 पहाड़ियों का शहर कहलाने लगा। प्राचीन रोमन लेखकों के वर्णन के अनुसार रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में की गई थी, लेकिन इसका वास्तविक विकास बाद में हुआ है। यूरोपियन रूस में यद्यपि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपनिवेशीकरण के कारण नगरीय जीवन का आगमन हो चुका था, लेकिन बड़े नगरों की स्थापना या विकास का कार्य प्राचीन युग की समाप्ति तक संभव नहीं हो सका था। तो ये हम रोम साम्राज्य के जो अवशेष थे वो बाइजेंटीन जो साम्राज्य था उसमें अभी भी जीवित देखने को मिलते हैं। सिकंदरिया और बाइजेंटीन जैसे बड़े नगर इस साम्राज्य के कम से कम अपना पहले का स्तर बनाए रखने में आज भी सफल देखने को मिलते हैं। अब हम ये जो नगर हमने किए थे, इन नगरों में जो सामान्य विशेषता उस टाइम की देखने को मिलती थी वो विशेषताएं इस तरीके की हैं। ग्रीक रोमन युग के यूरोप के प्राचीन नगरों की प्रमुख विशेषताओं में शासक वर्ग की सुरक्षा के लिए प्राय ऊंचा टीला या अन्य सुरक्षित स्थानों पर निर्मित दीवालों से घिरा हुआ किला था, जिसके भीतर बड़े भवनों में अतिरिक्त भोजन सामग्रियों तथा संपत्ति के अतिरिक्त शक्ति संपन्न और पूज्य नेत्र वर्ग के निवास के लिए काफ़ी जगह होती थी। तो ये अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो नगर बसे थे उस टाइम पे ग्रीक रोमन काल में, वो पहाड़ी वगैरह पे और किले के अंदर बसाए गए थे। इन दीवारों के बाहर फैले नगरीय क्षेत्र का बाह्य उपांतों में बिखरे हुए आवासों का विकास भी हो गया, जो आधुनिक उपांतों को अग्रगामी रूप कहा जा सकता है। यदि आज की तरह इनमें अभिगमनीय विशेषताएं प्राय नहीं के बराबर थी। जैसे आज हम साधन संपन्न हैं, गाड़ी घोड़े सबके पास हैं, बाहर भी अगर बसता है तो वो शहर की तरफ अपनी ज़रूरतों के लिए आ जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो बाहर अपनी ज़रूरतें अपने हिसाब से ही पूरी करते थे, वो बार बार बड़े नगरों की तरफ नहीं जाते थे। किले से घिरा हुआ मंदिर और राजकीय इमारतों का क्षेत्र नगरीय आकारिकी का सबसे प्रमुख क्षेत्र था, जिन्हें पहाड़ियाँ या सुरक्षित ऊंचाइयों पर स्थित होने के कारण एक्रोपोलिस कहा जाता था। एक्रोपोलिस कहा जाता था। जिसका सर्वोत्तम उदाहरण एथेंस है। नगर में अधार्मिक कार्यों के उद्देश्य से इकट्ठा होने के स्थान के रूप में एक खुले स्थान का विकास हुआ, जिसे अगोरा कहा गया। मूलतः सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से जन्मे इस स्थान में मोहरयुक्त सिक्कों के विकास के साथ साथ वाणिज्य जैसे आर्थिक कार्य भी केंद्रित होने शुरू हुए थे। ये हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो
केंद्रीय व्यापार केंद्र होता है या सीबीडी होता है, उस तरीके का क्षेत्र था ये अगोरा। कुछ यूनानी और रोमन नगरों में ग्रिड आयरन योजना देखने को मिली हमारे को। ग्रिड आयरन प्लान जो यूनानी नियोजक हिप्पोडेमस द्वारा 500 ईसा पूर्व के आसपास प्रस्तुत की गई देखने को मिलती है, जिसकी प्रमुख विशेषता नगर के मध्य में 2 प्रमुख सड़कों का कटान बिंदु या चौराहा, जिसके चारों ओर अगोरा, प्रमुख इमारतें तथा मंदिर स्थित होते थे। मतलब ये ग्रिड प्लान में इस प्रकार से कटता था और इस जो ये चौराहे वाला एरिया था ये अगोरा था, जिसमें वाणिज्य की प्रमुख चीज़ें और हमारे को जो व्यापार के लिए जो चीज़ें थी वो प्रमुख मंदिर वगैरह, प्रमुख इमारतें जो शासन से संबंधित थी, वो सब इसके अंदर हमें देखने को मिलती थी। यूनानी भूगोलविद स्ट्रैबो ने उसी समय वर्णन करते हुए लिखा है कि नगरों के सौंदर्य वृद्धि, किलेबंदी, बंदरगाहों तथा उपजाऊ मिट्टियों पर यूनानियों ने अधिक ध्यान दिया, जबकि रोमन लोगों ने सड़क बनाने, जलापूर्ति और सीवर जैसी सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। उस समय के जो रोम के नगर हैं उसके अंदर जो आज सीवेज डाली जा रही है अपने भारत के अंदर, वो उस टाइम पे सीवेज की व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती थी। मतलब उस टाइम रोमन जो सोच थी काफ़ी आगे विकसित थी। रोमन नगरों में 33 ईसा पूर्व के आसपास अनेक नगरों की सुविधाओं से संपन्न विशाल सार्वजनिक स्नानगृह का निर्माण किया। नहाने के लिए एक स्थान बनाया गया था जो आधुनिक क्रय विक्रय केंद्रों के पूर्ववर्ती थे। मतलब आज जो आदान प्रदान के केंद्र होते हैं, जैसे अपने कृषि विपणन मंडियाँ वगैरह होती हैं, उस तरीके से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर नहाने की सुविधाओं का भी स्थान बनाया गया था। रोमन नगरों की एक और विशेषता नगर की जनसंख्या वृद्धि एवं संकरेपन के कारण नगर में इंसुला का निर्माण, जो गरीब जनसंख्या के निवास के लिए लकड़ी से निर्मित कई मंजिलों के अधिवासों की इकाइयाँ थी, जिसमें प्रथम बार कई परिवार के लोग एक ही साथ रहते थे। या इस प्रकार के क्षेत्र आगे चलकर जो अभी हम जिनको हम स्लम्स कहते हैं या गंदी बस्तियां कहते हैं, उस रूप में बदल गए। तो ये जो इंसुला थे, ये लकड़ी के कई बहुमय मंजिलें क्षेत्र थे जिसमें गरीब लोग रहते थे। एक ही मंजिल के अंदर बहुत से परिवार उसमें रहते थे, इसलिए इसको कहते थे। और ये बाद में विकसित होकर इसका जो बिगड़ता हुआ रूप जो है हमें आज देखने को मिल रहा है, वो गंदी मलिन बस्तियां या स्लम्स के रूप में देखने को मिल रहा है। तो आज हमने ग्रीक रोमन काल में नगरों का विकास किस तरीके से हुआ, उनकी क्या विशेषताएं रही, इसका पढ़ा। हम शीघ्र आपके सामने नगरीय भूगोल के दूसरे टॉपिक के साथ कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।